बच्चों, आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर वो है अनपेड सेलर। ये सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का लास्ट चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक चैप्टर है। तो यहाँ हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। A sold certain goods to B for price of rupees 50,000 and allowed him to pay the price within 1 month. B becomes insolvent during the period of credit. What are the rights available to A? A ने कुछ गुड्स B को 50,000 रुपये के प्राइस पर बेचे और उसे 1 महीने का क्रेडिट भी अलाउड किया, लेकिन इस क्रेडिट पीरियड में ही वो हो गया इंसॉल्वेंट। तो अब ए के पास क्या उपाय उपलब्ध है? तो आंसर है, जो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है उस कॉन्ट्रैक्ट में रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में यदि सेलर की ऑब्लिगेशन है गुड्स को डिलीवर करना, तो बायर की ड्यूटी है उसके बदले पेमेंट ऑफ प्राइस करना। यदि बायर फेल हो जाता है या रिफ्यूज कर देता है पे करने से पैसे, तो सेलर कहलाता है अनपेड सेलर। और अनपेड सेलर के कुछ अधिकार हम इस डायग्राम की सहायता से समझ सकते हैं। जब क्वेश्चन के आंसर्स में बहुत सारी चीजें हों तो आप डायग्राम से भी उसे एक्सप्लेन कर सकते हो। तो यहाँ पर हम देखते हैं अनपेड सेलर के अधिकार क्या हैं। तो अनपेड सेलर के अधिकार को 2 हिस्सों में बांट के पढ़ाया जाता है, अगेंस्ट द गुड्स या अगेंस्ट द बायर पर्सनली। तो अगेंस्ट द गुड्स बायर के सेलर अगेंस्ट द गुड्स अनपेड सेलर के अधिकार प्रॉपर्टी के खिलाफ 2 हिस्सों में बांट के पढ़े जाते हैं, जब प्रॉपर्टी इन गुड्स ऑलरेडी पास हो चुकी हो बायर को, या प्रॉपर्टी इन गुड्स अभी तक बायर को ट्रांसफर ना हुई हो। जब प्रॉपर्टी इन गुड्स ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुकी हो तो अनपेड सेलर के पास प्रॉपर्टी के खिलाफ अधिकार होता है लियन का अधिकार, स्टॉपेज इन ट्रांजिट का अधिकार और गुड्स को रीसेल करने का अधिकार। और यदि अभी तक प्रॉपर्टी इन गुड्स पास नहीं हुई है बायर को, तो ऐसे केस में लियन का अधिकार, जिसके लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं कई बार विद होल्डिंग डिलीवरी, स्टॉपेज इन ट्रांजिट का अधिकार, रीसेल का अधिकार। तो यहां पर जब स्टॉपेज इन ट्रांजिट के बाद लियन क्रिएट किया जाए तो राइट ऑफ लियन भी आ जाता है। वैसे तो उसे विद होल्डिंग डिलीवरी के नाम से हम जानते हैं। और अनपेड सेलर के अधिकार बायर के खिलाफ भी हैं पर्सनली। जैसे अनपेड सेलर बायर को प्राइस के लिए सू कर सकता है, डैमेजेस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस एंड रेपुटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए सू कर सकता है, और इंटरेस्ट के लिए भी सू कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 2। ए ने सोल्ड करी अपनी कार बी को 1 लाख रुपए में और डिलीवर करी उसे रेलवेज को, ताकि वो बायर तक उसे पहुंचा सके। जो रेलवे रिसिप्ट है वो भी जो है बायर बी के नाम में ही बनवाई। अब यदि बी हो गया इंसॉल्वेंट, तो क्या गुड्स पर ए लियन रखने का अधिकार रखता है? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का एक प्रोविजन ये कहता है कि कुछ सिचुएशन ऐसी हैं जिसमें अनपेड सेलर का लियन का अधिकार टर्मिनेट हो जाता है। तो अनपेड सेलर लूज कर देता है अपना लियन का अधिकार कुछ फॉलोइंग सर्कमस्टांस में। जैसे पहला, यदि अनपेड सेलर डिलीवर कर दे गुड्स कैरियर या अदर बेली को ट्रांसमिट करने के लिए और कोई रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल भी ना रखे। दूसरा, या फिर बायर या उसका एजेंट लॉफुली गुड्स का पोजीशन ले ले। तीसरा, सेलर ने खुद ही अपना लियन का अधिकार वेव ऑफ कर रखा हो। और चौथा, एस्टॉपल, यानी कि सेलर की कंडक्ट से साफ नजर आ रहा है कि वो लियन का अधिकार नहीं रखना चाहता। अब बताए गए केस में ए ने सोल्ड करी अपनी कार बी को 1 लाख रुपए में और डिलीवर भी कर दी उसे रेलवेज को ट्रांसमिट करने के लिए बायर को। रेलवे रिसिप्ट भी बायर के नाम में ही बनवाई गई और बायर को भेज भी दी गई। तो इसका मतलब जो गुड्स भेजे गए उस पर कोई रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल नहीं रखा गया। तो ऐसे केस में क्योंकि उन्होंने गुड्स एक तरह से विदाउट रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल बायर के एजेंट को दे दी, ये डिलीवरी एब्सोल्युटली फॉर बायर है और फर्स्ट पॉइंट को यहाँ पर शो भी करता है। तो ऐसे केस में इन सब चीज़ों के आधार पर हम कह सकते हैं कि ए अब लियन का अधिकार नहीं इस्तेमाल कर सकता, क्योंकि उसने डिस्पोजल का अधिकार रिजर्व नहीं किया था। क्वेश्चन नंबर 3। बी एट दिल्ली ऑर्डर गुड्स ऑफ ए एट मुंबई। A consigns and forwards the goods to B. On arrival at Delhi, they are taken to B's warehouse and left there. B refuses to take these goods and stop payment. Are goods still considered to be in transit? जो B है दिल्ली में, उसने ऑर्डर किया A को गुड्स भेजने के लिए मुंबई से। A ने अकॉर्डिंगली गुड्स भेज दिए। गुड्स B के पास आ गए। जब वो दिल्ली पे आए तो वो B के वेयरहाउस में रखवा कर वहां छोड़ दिए गए। अब बी उन गुड्स को लेने से मना कर रहा है और पेमेंट नहीं कर रहा, तो गुड्स अभी भी ट्रांजिट में माने जाएंगे या ट्रांजिट फिनिश हो गया।
क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है ट्रांजिट एट एंड मान लिया जाता है इन फॉलोइंग केसेस में, जहां पर बायर या अदर बेली ने गुड्स की डिलीवरी ऑब्टेन कर ली हो, जहां पर बायर ने डिलीवरी ऑब्टेन कर ली हो गुड्स डेस्टिनेशन से पहुंचने से पहले ही, जहां पर कैरियर या अदर बेली जो है वो एक्नॉलेज कर देता है बायर या उसके एजेंट को कि मैंने गुड्स होल्ड कर रखे हैं तुम्हारे बिहाफ पर, और जैसे ही वो लोड होते हैं शिप में, जब तक कि सेलर ने कोई अदरवाइज डिस्पोजल का अधिकार ही ना रिजर्व कर रखा हो, या फिर जहां कैरियर ही रॉन्गफुली रिफ्यूज करता हो गुड्स डिलीवर करने से। इन सभी केसेस में मान लिया जाता है कि ट्रांजिट हो गया एंड। इस बताए गए केस में भी जो बी ऑफ दिल्ली है उसने ए से गुड्स मुंबई से मंगाए, उसने भेज भी दिए गुड्स। दिल्ली जब वो पहुंचे तो वे ले जाए गए बी के वेयर हाउस पर, लेकिन वहां पर बी ने उनकी डिलीवरी लेने से मना कर दिया। तो ये यानी कि जो केस है वो पहला केस बनता है कि ट्रांजिट तब एंड होता है जब बायर या बेली डिलीवरी ऑब्टेन कर ले, लेकिन यहाँ पर बायर या उसके एजेंट ने डिलीवरी ऑब्टेन नहीं करी अभी तक, तो इसीलिए ट्रांजिट एंड नहीं हुआ और गुड्स अभी भी ट्रांजिट में माने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, A sold certain goods to B of Mumbai and goods are handed over to railway for transmission to B. In the meantime, B sold these goods to C for consideration. B becomes insolvent. Can A still exercise his right of stoppage in transit? A ने अपने गुड्स बेचे B को जो मुंबई का है और गुड्स हैंड ओवर कर दिए रेलवे को कि B के पास पहुंचा दो। इस बीच में B ने इन्हें C को सोल्ड भी कर दिया कंसिडरेशन के बदले, और B खुद हो गया अब इंसॉल्वेंट। तो क्या ए अभी भी स्टॉपेज इन ट्रांजिट का अधिकार इस्तेमाल कर सकता है? क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो सेक्शन 53 से रिलेटेड है, जो इफेक्ट ऑफ सबसेल और प्लेज बाय बायर समझाता है। ये कहा जाता है कि जो राइट ऑफ लियन है या राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट है वो इस बात से प्रभावित नहीं होता कि जो बायर आगे गुड्स बेच रहा है या प्लेज कर रहा है, जब तक कि सेलर ने इस बात को सहमति न दे दी हो। ये इस प्रिंसिपल पर आधारित है कि जो सेकंड बायर है वो कभी भी बेटर पोजीशन में नहीं हो सकता उसके सेलर के मुकाबले, यानी कि फर्स्ट बायर के मुकाबले। यानी कि जो सेकंड बायर का टाइटल होगा वो फर्स्ट बायर से गुड तो हो नहीं सकता। तो राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट डिफीट हो जाता है यदि बायर ने ट्रांसफर कर दिया डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल या प्लेज कर दिया गुड सब बायर को गुड फेथ में और कंसिडरेशन के बदले। इस इंस्टेंट केस में भी ए ने सोल्ड करे कुछ गुड्स बी को मुंबई के और गुड्स हैंड ओवर कर दिए रेलवे को बी को भेजने के लिए। जब यहाँ पर गुड्स रेलवे को दे दिए गए बी को भेजने के लिए, तो सेलर ने कोई रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल का इस्तेमाल नहीं किया, तो गुड्स हो गए बी के। अब इन द मीन टाइम बी ने भी उन्हें आगे कंसिडरेशन के बदले सी को भेज दिया, तो गुड्स बी के हो चुके थे। इसीलिए जो है गुड्स बी के हो चुके थे, लेकिन अभी भी कंसिडरेशन तो पे नहीं हुए थे, तो यहां पर ए को माना जाएगा अनपेड सेलर। तो बी ने सी को कंसिडरेशन के बदले भेजे पर बी खुद इंसॉल्वेंट हो गया। तो देखा जाए तो ए अभी भी अनपेड सेलर है और अनपेड सेलर के पास हमेशा स्टॉपेज इन ट्रांजिट का अधिकार रहता है, तो ए अभी भी अपना स्टॉपेज इन ट्रांजिट का अधिकार इस्तेमाल कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, A entered into contract to sell cartons in possession of Wharfinger to B and agreed with B that price will be paid to A from the sale proceeds recovered from his customer. Now B sold the goods to C and C duly paid to B. But anyhow B failed to make the payment to A. A wanted to exercise right of lien and ordered the Wharfinger not to make delivery to C. Suggest what should be happened. तो क्वेश्चन कहता है ए एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होता है बेचने के लिए कार्टन जो वॉरफिंगर के पोजीशन में है बी को, और एग्रीड हो जाता है बी के साथ कि प्राइस पे किया जाएगा ए को जो सेल प्रोसीड्स रिकवर होंगी कस्टमर से उसमें से। अब बी सोल्ड कर देता है गुड्स सी को और सी ड्यूली पे भी कर देता है बी को, लेकिन बी फेल हो जाता है पेमेंट करने में ए को। अब ए अपना लियन का अधिकार इस्तेमाल करना चाहता है और वॉरफिंगर को कहता है कि आगे सी को डिलीवरी मत देना। तो सलाह दें क्या ऐसा किया जा सकता है? जो आंसर नंबर 5 है वो भी रिलेटेड है इफेक्ट ऑफ सबसेल और प्लेज बाय बायर से।
सेक्शन 53 से गवर्न करता है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का। ये कहते हैं जो राइट ऑफ लियन या राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट है वो इफेक्टेड नहीं होता इस बात से कि बायर ने सेल कर दिया है, प्लेज कर दिया गुड्स, जब तक कि सेलर ने ही इस बात को सहमति ना दे दी हो। सिद्धांत ये है कि सेकंड बायर का टाइटल कभी भी फर्स्ट बायर से बेटर नहीं हो सकता। तो राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट डिफीट हो जाता है यदि बायर ने ट्रांसफर कर दिया डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल और प्लेज कर दिए गुड्स सब बायर को इन गुड फेथ एंड फॉर कंसिडरेशन। जैसे कि एग्जाम्पल में ए ने सोल्ड किए कुछ गुड्स बी को मुंबई के और गुड्स हैंडओवर कर दिए रेलवे को कि बी तक पहुंचा दो। इन द मीन टाइम बी ने उन्हें आगे कंसिडरेशन के बदले सी को सेल कर दिया और बी हो गया इंसॉल्वेंट। तो ए अभी भी लियन का अधिकार इस्तेमाल कर सकता है और गुड्स अभी भी स्टॉपेज इन ट्रांजिट माने जाएंगे। लेकिन इस बात का एक एक्सेप्शन भी है। यदि सेलर ने खुद ही सहमति दे दी थी कि आगे तुम सेल कर सकते हो, मॉर्गेज कर सकते हो, डिस्पोज ऑफ कर सकते हो गुड्स, तो फिर तो अब सेलर की सहमति है। इस इंस्टेंट केस में भी तो कुछ ऐसा ही हुआ। ए एंटर हुआ कॉन्ट्रैक्ट में सेल करने के लिए कार्टन्स जो फिलहाल वॉरफिंगर के पोजीशन में थे बी को, और एग्री हो गया बी के साथ कि तुम मुझे प्राइस पे कर देना जब तुम आगे बेचोगे और आगे से तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। यानी कि यहाँ ए एग्री हो चुका है बी के साथ कि बी तुम मेरे पैसे चुका देना जब तुम गुड्स बेचोगे और वहां से तुम्हारे पास पैसे आएंगे। इस केस में अब बी ने गुड्स आगे सी को सेल कर दिए और वो भी देखा जाए तो ए की कंसेंट से ही हुए। सी ने तो बी के पैसे दे दिए लेकिन अभी बी ने ए के पैसे नहीं दिए। इस केस में ए अब एक्सरसाइज करना चाहता है अपना लियन का अधिकार और वॉरफिंगर को कहता है कि गुड्स की डिलीवरी सी को मत देना। तो यहां पर जो सेलर है, क्योंकि उसने पहले ही एसेंट दे दी थी कि आगे तुम किसी को बेच देना और उसके बाद जो पैसे आएंगे मुझे दे देना, तो इसका मतलब जब बायर ने आगे सब बायर को सेल करी तो वो सेल रही वैलिड। अब ऐसा होने के कारण ये जो ए का राइट टू लियन है वो हो चुका है डिफीट। क्वेश्चन नंबर 6। ए जो कि एक जूतों का मैन्युफैक्चरर है एग्री हो जाता है बेचने के लिए 100 पेयर शूज बी को 1050 पर पेयर के हिसाब से। ए को पता है कि बी को चाहिए ये गुड्स आगे फर्दर सी को बेचने के लिए और वो भी 1100 रुपये पर पेयर के हिसाब से। ड्यू डेट ऑफ डिलीवरी पर ए फेल्ड हो जाता है बी को गुड्स देने में। इसकी वजह से बी आगे अपना कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कर पाता सी के पास जो 100 पेयर शूज के उसे सी को देने थे। तो सवाल उठता है कि क्या बी ए से अपना इस लॉस ऑफ प्रॉफिट का डैमेज रिकवर कर सकता है। तो 6th क्वेश्चन का आंसर है डैमेज फॉर नॉन डिलीवरी, जो कि सेक्शन 57 से रिलेटेड है। ये कहा जाता है यदि सेलर रॉन्गफुली नेग्लेक्ट करता है, रिफ्यूज करता है डिलीवर करने से गुड्स बायर को, तो बायर उसे सू कर सकता है डैमेजेस फॉर नॉन डिलीवरी के लिए। इस केस में भी यही हुआ। ए जो कि शू मैन्युफैक्चरर है पहले एग्री हो जाता है बी को शू बेचने के लिए 100 पेयर्स 1050 रुपए के हिसाब से। ए को ये बात पता थी कि बी को ये गुड्स फर्दर सी को बेचने के लिए चाहिए 1100 रुपए पर पेयर के हिसाब से ड्यू डेट ऑफ डिलीवरी पर फिर भी ए फेल हो गया और उसने बी को गुड्स नहीं दिए। इस कॉन्सिक्वेंस में बी अपना सी के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट था 100 पेयर शूज का सेल करने का वो पूरा नहीं कर पाया। इस केस में बी रिकवर कर सकता है डैमेजेस ए से 50 रुपये पर पेयर के हिसाब से, क्योंकि ए को ये बात पता थी कि कॉन्ट्रैक्ट पूरा ना होने से बी को इस प्रकार के डैमेज हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। ए एग्री टू सेल अ रेयर पेंटिंग ऑफ मुगल पीरियड टू बी, बट ऑन द डेट ऑफ ड्यू डिलीवरी ए रिफ्यूज टू सेल द सेम। व्हाट आर द रेमेडीज अवेलेबल टू ए। तो ए एग्री हो गया सेल करने के लिए रेयर पेंटिंग मुगल पीरियड की बी को, लेकिन ड्यू डेट पर ए जो है उसने रिफ्यूज कर दिया गुड्स बेचने से बी को। तो क्या रेमेडीज अवेलेबल है यहां बी को। तो बी के पास क्या रेमेडीज हैं नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से। तो आंसर है यदि सेलर कमिट करता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल तो बायर कोर्ट में जा सकता है, और यदि वो केस डैमेजेस से संपूर्ण नहीं होता तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की मांग की जा सकती है, क्योंकि कुछ केसेस में डैमेजेस एप्रोप्रिएट रेमेडी नहीं होती। कोर्ट यहां ऑर्डर कर सकता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस केवल तब
जब गुड्स स्पेसिफिक हो। इस इंस्टेंट केस में ए एग्री हो जाता है सेल करने के लिए रेयर पेंटिंग ऑफ मुगल पीरियड बी को ड्यू डेट ऑफ डिलीवरी पर बाद में वो उसे देने से मना कर देता है। तो बी के पास यहाँ अधिकार है, बी ए के खिलाफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का ऑर्डर लाकर उसे कंपेल कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए, यानी कि पेंटिंग को डिलीवर करने के लिए एग्रीड प्राइस पर। क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पी सोल्ड करता है कार ऑक्शन से और वो नॉक डाउन कर दी जाती है क्यू को, लेकिन क्यू उसे लेने के लिए अलाउड था केवल और केवल चेक देकर प्राइस के बदले, और एक एग्रीमेंट साइन करते हुए कि ऑनरशिप तब तक पास नहीं होगी जब तक कि चेक क्लियर ना हो जाए। इन द मीन वाइल चेक क्लियर होता, क्यू ने आगे उस कार को आर को सेल भी कर दिया, तो क्या आर को की गई सेल वैलिड मानी जाएगी? तो आंसर है ऑक्शन सेल प्रॉपर्टी को बेचने का एक तरीका है जिसमें पब्लिकली बिड्स इनवाइट की जाती हैं और प्रॉपर्टी सोल्ड कर दी जाती है हाईएस्ट बिडर को। ऑक्शनियर एक तरह से एजेंट होता है सेलर का, और उन दोनों की रिलेशनशिप लॉ ऑफ एजेंसी से गवर्न होती है। जब वो सेल करता है गुड्स, तो ऐसे केस में वो एक सेलर के एजेंट के रूप में गुड्स सेल करता है। वो सेल करता है प्रॉपर्टी जैसे कि वही उसका ऑनर हो, और उसे ये बात बेचते हुए किसी और को बताने की आवश्यकता भी नहीं है। इंस्टेंट केस में पी ने सोल्ड करी कार ऑक्शन से और वो नॉक डाउन कर दी गई क्यू को, और उसे वो कार ले जाना तभी अलाउड था जब वो उसने चेक जो पे किया है प्राइस के लिए वो क्लियर हो जाए, क्योंकि उसने एग्रीमेंट साइन किया था कि ऑनरशिप तब तक पास नहीं होगी जब तक कि चेक क्लियर ना हो जाए। लेकिन इस बीच चेक क्लियर होता, क्यू ने वो कार आर को सेल भी कर दी। माना यही जाएगा कि प्रॉपर्टी पास हो गई थी फॉल ऑफ हैमर पर ही क्यू को, इसीलिए क्यू ने जब आर को उसे बेचा तो ऐसे केस में आर के पास गुड टाइटल आ गया। इसीलिए यहाँ पर सेल भी वैलिड है, सब सेल भी वैलिड है, क्यू को जो सेल हुई वो भी वैलिड है, और क्यू ने आगे जो आर को सेल कर दी वो भी वैलिड है।